Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture number 3 of mathematical statistics. First of all, we'll go through our last class. What we did there, we had data representation. We were discussing data representation, in which in the last lecture we plotted a histogram by calculating the relative frequency, and the relative frequency was calculated by first writing down a stem and leaf plot, and then calculated the number of elements in a stem and writing it down, which was called the absolute frequency. And the total number of entries were also calculated, and the absolute frequency was then divided by the total number of entries to get the relative frequency, and relative frequency was used to plot the histogram. फिर हमने देखा था कि हिस्टोग्राम के फायदे ये हैं कि एक ही पिक्चर में आपको पूरे डाटा के एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि डाटा किस तरफ ज़्यादा स्प्रेड है या कंसंट्रेटेड है. फिर हमने देखा कि सेंटर एंड स्प्रेड ऑफ द डाटा भी हमने कैलकुलेट करना सीखा, विच वाज मीडियन एंड द टोटल स्प्रेड. मीडियन वाज द मिडल वैल्यू फॉर ऑड नंबर ऑफ एंट्रीज, और अगर इवन नंबर ऑफ एंट्रीज होती थी तो मिडल से एक पहली वाली और मिडल के बाद वाली वैल्यू की हम एवरेज ले लेते थे, तो हमें मीडियन ऑफ द डाटा मिल जाता था. और फिर हमने स्प्रेड ऑफ द डाटा भी कैलकुलेट किया, जो कि क्या था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू इन अ डाटा. और ये तमाम काम जो हम कर रहे थे, डोंट फॉरगेट कि वो सॉर्टेड डाटा पे कर रहे थे. डाटा को हम पहले लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते थे. फिर हमने क्वार्टाइल्स डिस्कस किए. क्वार्टाइल्स क्या थे कि एक डाटा के हम दो हिस्से कर लेते थे. पहले विच वाज मीडियन कैलकुलेट करते थे, और मिड लोअर्स जो पार्ट था डाटा का, लोअर हाफ ऑफ द डाटा, मीडियम से नीचे वाली वैल्यूज, उनका फिर एक और मीडियन कैलकुलेट करते थे जिसको हम लोअर क्वार्टाइल कहते थे. और फिर मीडियन से एंड तक मैक्सिमम वैल्यू तक जो डाटा था उसका फिर भी हम एक मीडियन कैलकुलेट करते थे जिसको हम अपर क्वार्टाइल कहते थे. और अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के डिफरेंस को हमने डिफाइन किया था इंटर क्वार्टाइल रेंज. इन तीन वैल्यूज को और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को, जो टोटल स्प्रेड ऑफ द डाटा था, उसको यूज करते हुए हम प्लॉट करते थे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, जो कि अगेन एक पिक्टोरियल व्यू था ऑफ द डाटा, जो मैं बताता था कि डाटा कैसे स्प्रेड है. फिर हमने देखा कि डाटा में कुछ वैल्यूज हम जब डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ऑब्टेन कर रहे होते हैं, तो कुछ वैल्यूज हमारी आउट ऑफ सिंक आ जाती हैं, बाकी डाटा की रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती. जिसमें हमने एक एग्जांपल ली थी, जैसे कि एक विलेज से लोग ट्रैवल करते हैं सिटी की तरफ. हम देखना चाहते हैं कि डेली की बेसिस पे एक गांव से कितने लोग सिटी जाते हैं. तो फिर हमने कहा कि अगर एक दिन ईद का दिन है तो मोस्ट लाइकली लोग अपने घरों में ही रहेंगे, लोकेलिटी में ही रहेंगे, शहर की तरफ ट्रैवल नहीं करेंगे. तो हो सकता है उस दिन नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टू सिटी बहुत कम हो जाए. अब अगर हम तमाम दिनों का डाटा लें तो वो डाटा वो उस दिन का जो ट्रैवलर्स होंगे वो बहुत कम होंगे, और वो एक एवरेज ट्रेंड को रिप्रेजेंट नहीं करता. सिमिलरली हमने देखा था कि अगर एक स्कूल की एक टिपिकल क्लास की अटेंडेंस को हम देखें कि रेगुलरली 90-95% बच्चे रोज स्कूल आते हैं, 5 से 10% लोग एब्सेंट होते हैं. मगर ऑन पर्टिकुलर वर्किंग डे मौसम की वजह से, हालात की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आते और अटेंडेंस 10% पे आ जाती है. अब वो 10% वाला डाटा, यानी कि 20 में से लेट से 3 बच्चे आए हैं, 2 बच्चे आए हैं, या 30 में से सिर्फ 3 बच्चे क्लास में आए हैं, तो वो एक एवरेज ट्रेंड को रिप्रेजेंट नहीं करता. तो इसलिए वो डाटा हमारे लिए कोई इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता प्लानिंग के हिसाब से. अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि क्लास में एक दिन का डाटा उठाऊं और पता चले कि सिर्फ 3 बच्चे आते हैं, तो मैं क्लास में 3 ही कुर्सियां रख दूं. हो सकता है दूसरे दिन ज़्यादा आ जाएं. तो दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या होती हैं,
फिर कुछ वैल्यूज जो है वो उस डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती, उनको हम कहते हैं आउटलायर्स। और आउटलायर्स को साइंटिफिकली या स्टैटिस्टिकली डिस्कार्ड करने का तरीका क्या है कि हम अपर क्वार्टाइल माइनस द लोअर क्वार्टाइल जो रेंज बनती है उस नंबर को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं और हम देखते हैं कि अपर क्वार्टाइल से में वो वैल्यू ऐड करते हैं और उससे ज़्यादा जो वैल्यूज़ होती हैं उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। और इसी तरह लोअर क्वार्टाइल से वो ही इंटर क्वार्टाइल रेंज 1.5 गुना ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज लोअर क्वार्टाइल से हम माइनस करते हैं और उससे नीचे जो वैल्यूज़ होती हैं उनको भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टैटिस्टिकली आउटलायर्स हैं। जैसे झूठ हम लाए जिसको कहते हैं वो झूठ है, तो वो स्टैटिस्टिकली झूठ बोल रही हैं। इसमें हमने एक एग्जांपल भी देखी थी कि एक पैराशूट को हम एक फिक्स हाइट से छोड़ते हैं और टाइम नोट करते हैं और उसमें कुछ डाटा जो था वो बिल्कुल आउटलायर था, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। चलें आज के एजेंडा की तरफ चलते हैं। आज हम देखेंगे कि डाटा का मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। हम एक एग्जांपल से शुरू होते हैं। वो ये है कि अ पर्सन मे टेक डिफरेंट टाइम टू रीच हिज ऑफिस ऑन डिफरेंट डेज डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कंडीशन ऑन दैट पर्टिकुलर डे। लेट्स से आप दफ्तर जा रहे हैं, तो मंडे को आपको दफ्तर पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं, ट्यूसडे को 35 मिनट्स लगते हैं, वेडनेसडे को 45 मिनट्स लगते हैं, थर्सडे को 25 मिनट्स आप जल्दी पहुंच जाते हैं और फ्राइडे को आप बहुत देर से पहुंचते हैं। 55 मिनट आपको घर से निकल दफ्तर तक पहुंचने में 55 मिनट लग जाते हैं। अगर हम इसी डाटा को रीऑर्डर करें असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर क्या था कि मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यूज के दरमियान इसको लिख लिया जाए, तो 25, 30, 35, 45 और 45। इनका अगर मीडियन देखा जाए तो मीडियन वुड बी मिडिल वैल्यू विच इज 5 टोटल वैल्यूज थी, तो तीसरी वैल्यू जो है हमारा मीडियन बनता है विच इज 35। मीडियन हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता। इफ यू लुक इन टोटल हाउ मच टाइम ही स्पेंड इन द एंटायर वीक, यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि वो एक हफ्ते में उसने टोटल कितना टाइम स्पेंड किया इन ट्रैवलिंग, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। 25 प्लस 30 विच इज 55 प्लस 35 विच इज 90 एंड देन another 100 minutes, 45 plus 55 which is 190 minutes in total लगते हैं। तो इन तमाम मिनट्स को ऐड करें हम, 25, 30, 35, 45 और 50 को ऐड करें तो जवाब मिलता है हमें 190 मिनट्स इन टोटल। तो उसने एक हफ्ता मॉर्निंग टाइम पे ऑफिस जाने में 190 मिनट स्पेंड किए और जिसका मीडियन जो था वो 35 आ रहा था। अगर 5 दिन उसने ट्रैवल किया तो हम एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और एवरेज क्या है कि अगर वो हर दिन भी 38 मिनट्स ही स्पेंड करता, यानी कि 190 डिवाइड बाय 5 38 मिनट्स बनते, तब भी टोटल मिनट्स उसके जो हफ्ते में लग रहे हैं वो 190 ही लगते, यानी कि 5 दिनों में टोटल मिनट्स 190 ही लगते। और हमने देखा कि ऑन द एवरेज उसको 38 मिनट्स लगते हैं। ये हमारी आम लैंग्वेज में भी यूज होता है। हम अक्सर लोगों से कहते हैं यार ऑन द एवरेज आप कितनी देर टीवी देखते हैं, वो कहते हैं यार तकरीबन घंटा 1.5 घंटा, तो उसमें कभी वो सिर्फ 15 मिनट की खबरें देख के टीवी बंद कर देते हैं और कभी वो 3 घंटे की मूवी भी देख लेते हैं। तो हम जब बात करते हैं आम डे टू डे अफेयर्स में यार एवरेज आप कितनी देर टीवी देखते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हर दिन ही 1.25 घंटा देखते हैं, मगर कभी ज्यादा कभी कम। अब देखें जो ये हमने एवरेज कैलकुलेट की वो 38 आ रही है, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम द मीडियन। मीडियम वैल्यू जो थी वो 35 थी हमारे पास इन द सेम एग्जांपल, मगर एवरेज वैल्यू जो है वो
ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, मैथमेटिकली वो ज़्यादा सेंस रखती है, क्योंकि वो हमें लॉन्ग टर्म एवरेज होगी तो वो ज़्यादा अच्छी होगी, 10 दिनों की होगी, 365 दिनों की छुट्टियां निकाल के अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर एवरेज आ जाएगी। द टर्म यूज इन स्टैटिस्टिक्स फॉर सच एन एवरेज इज मीन, इसको हम मीन कहते हैं, एंड इज डिफाइंड एज, अगर आप ये डेफिनेशन देखें तो इसमें लिखा हुआ है एक्स जे, दैट मीन्स वैल्यू नंबर 1 2 3 4, जे 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, और इसको हम सम कर रहे हैं, ये समेशन का साइन है। सो तमाम वैल्यूज को हमने सम करना है, ऐड अप करना है और n से डिवाइड करना है। अगर हम कोई भी एग्जांपल लें, लेट्स से हमारे पास वैल्यूज हैं 25, 30, 35, 45, 55, तो मीन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहाँ पे n जो था 1 2 3 4 5 वैल्यूज थी तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाता है मीन वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, और इसको हम कहेंगे मीन, और इसको हम लिख इस तरह सकते हैं सम आवर j इक्वल टू 1 to 5 x सब j डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि इसमें 5 वैल्यूज थी, और x j क्या था, x सब 1 जो होगा वो पहली वैल्यू, x सब 2 सेकेंड वैल्यू, एंड सो ऑन सो फोर्थ, और जनरल एक्सप्रेशन जो होगा वो यूं भी हो सकता है, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n x j divided by n, where n is the total number of values। तो इस तरह से हम मीन या एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, और मीन को एवरेज भी कहते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। स्टैटिस्टिकली इसको हम मीन, एवरेज या एक्सपेक्टेड वैल्यू तीनों नामों से भी पुकार सकते हैं। फिर वही डेफिनेशन आपके आगे एग्जांपल देखें, यहाँ पे कि हमारे पास बहुत से नंबर्स हैं 89, 84, 87, 81। इन नंबर्स को अगर सिर्फ मीन निकालना है, सिर्फ मीन, मीडियन नहीं निकालना, सिर्फ मीन निकालना है, तो हमें सॉर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जमा करने के लिए वो कम्यूटेटिव होता है, 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1, तो सबको ऐड ही करना है हमने, तो बेशक हम इसे सॉर्ट ना करें, जरूरत नहीं है। तो सबको जब सम किया तो जवाब आया मेरा 1222, और टोटल वैल्यूज कितनी है 14। जब हमने इसे 14 से डिवाइड किया तो हमारा जो मीन वैल्यू आ रहा है वो 87.3 आ रही है। और शायद आपको याद हो कि यही एग्जांपल हमने जब इसे सॉर्ट आउट करके करते थे और मीडियन कैलकुलेट करते थे तो वो तकरीबन 88 आ रहा था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो मीडियन और मीन लाजमी नहीं है सेम हो, क्योंकि कुछ डाटा में वो सेम भी आ सकते हैं और वो प्योर कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, वो लाजमी नहीं है। मीन एक प्रॉपर अर्थमेटिक फार्मूले से कैलकुलेट होता है, मीडियन सिर्फ काउंटिंग से कैलकुलेट होता है। तो प्लीज मीन और मीडियन को कंफ्यूज ना कीजिएगा, अगर वो सेम भी आ रहे हैं तो वो महज इत्तेफाक है, उसमें कोई साइंटिफिक रूल या लॉ मौजूद नहीं है। अब एक और डाटा आप देखें, यह है 40, 45, 50, 55, 60। इनका जब मैं मीन कैलकुलेट करता हूं, जो कि इन सबको ऐड करता हूं, और क्योंकि 5
वैल्यूज़ हैं, तो 5 से डिवाइड करता हूँ तो जवाब मेरा आता है मीन 50 आ रहा है। इसी तरह एक और डाटा देखें आप, 0, 25, 50, 75, 100। मैंने डाटा सिंपल रखा है ताकि आपको फॉलो करना आसान हो। तो उसमें देखें उसका भी मीन 50 ही आ रहा है। अब इन वो दोनों डाटास को देखें। डाटा नंबर 1 जो है मेरे पास 40 से 60 तक, और डाटा नंबर 2 जो है 0 से 100 तक। इनको अगर आप देखें तो मीन दोनों का 50 है, और अगर मीडियन भी देखें वो भी 50 ही आ रहा है। मगर एक में जो स्प्रेड है वो सिर्फ फर्स्ट वाले में जो स्प्रेड है वो सिर्फ 60 माइनस 40 विच इज 20, और दूसरे में जो स्प्रेड आ रहे हैं वो आ रहे हैं 100 माइनस 0 विच इज 100। तो पहले का स्प्रेड काफी कम है, दूसरे का स्प्रेड काफी ज्यादा है। इन बोथ केसेस द मीन इज द सेम, हाउएवर द डाटा इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डिफरेंट डाटाज का मीन सेम भी आ सकता है। तो इसका मतलब है सिर्फ मीन पता होने से हमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो आप ट्रैफिक पे भी देखते होंगे, अगर आप सिर्फ ट्रैफिक वाली एग्जांपल लें तो अगर आपके घर के रास्ते में कोई ज़्यादा ट्रैफिक लाइट्स नहीं हैं, ज़्यादा कंजेशन वाली जगह नहीं है, या कोई वीआईपी मूवमेंट वाला एरिया नहीं है, तो आपका मीन वैल्यू जो एवरेज टाइम स्पेंड ऑन द रोड विल बी नियरली सेम एवरी डे। मगर अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे कंजेशन हो जाती है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो सकता है, या बारिशों के दिनों में किसी रोड पे सैलाब आ जाता है तो ट्रैफिक जैम हो जाती है, तो उन केसेस में आपके टाइम बड़ा वेरिड होगा। किसी दिन तो आप 10 मिनट में दफ्तर पहुंच जाएंगे, किसी दिन आपको हो सकता है 1 घंटा लगे। तो सिर्फ मीन वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा नहीं देती, बल्कि एक और हम चीज़ देखना चाहते हैं, स्प्रेड कितना है डाटा में, स्प्रेड कितना है। एक तो डायरेक्ट स्प्रेड हम निकालते हैं विच इज़ द मैक्सिमम टू मिनिमम डिफरेंस जो है, दूसरा वो स्प्रेड मीन वैल्यू से कितना दूर है। स्प्रेड एंड वेरिएबिलिटी of the data values can be measured in a more refined way by standard deviation and variance. Variance is defined as mean of the squared deviation from the mean. Let's say, अब ये डाटा लिखा हुआ है इक्वेशन, अगर आप ये पढ़ें तो ये क्या कहती है, वेरियंस इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा माइनस मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। इसको मैं अगर एक और फॉर्म में लिखूं तो अगर एक्स जेज थे मेरे पास जो डाटा वैल्यूज, तो एक्स सब जे माइनस एक्स मीन वैल्यू। मीन लिखने के लिए अक्सर हम उसके ऊपर बार डाल देते हैं, विच मीन्स कि ये उसकी एवरेज वैल्यू है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डाटा विच वाज एन, टोटल नंबर एन। एक्स जे क्या है, यहाँ पे वैल्यूज हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, और उसमें से आप मीन माइनस करेंगे। जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमारे पास मीन 50 था, तो वैल्यूज थी 40, 45, 50, 55 और 60। तो अगर हम उसी एग्जांपल को देखें तो वो क्या था, हम इसको कैसे लिखेंगे, 45 माइनस 50 स्क्वायर प्लस 45 माइनस 50 स्क्वायर प्लस 50 माइनस 50 स्क्वायर प्लस 55 माइनस 50 स्क्वायर प्लस 60 माइनस 50 स्क्वायर। इन सबको डिवाइड कर लेंगे
with 5 values. अगर हम ये स्केयर को अगर देखें तो स्केयर क्या करता है, वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है. जैसे 45 माइनस 50 इज -5, तो अगर आप मीन वैल्यू से नीचे हैं तो नेगेटिव वैल्यूज आ रही होती हैं, मगर स्केयर की वजह से वो फिर पॉजिटिव हो जाती हैं. और हायर वैल्यूज में देखें 60 माइनस 50 वो पॉजिटिव नंबर आता है, वो भी इसकी पॉजिटिव रहता है. तो एक अच्छा आइडिया अबाउट द डाटा स्प्रेड हमें वेरिएंस से मिलता है. इसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स वेरिएशन ऑफ द स्कोर अबाउट द मीन. मैथमेटिकली इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस. वेरिएंस का फॉर्मूला देखें आप, दैट इज डाटा माइनस मीन वैल्यू होल स्क्वायर ओवर द नंबर ऑफ डाटा, हाउ मेनी वैल्यूज वर देयर. और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा वेरिएंस का. ये तो होगी डेफिनेशन हमारी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की. तो कैसे कैलकुलेट करना है? टू कैलकुलेट वेरिएंस वी नीड टू नंबर 1 कैलकुलेट द मीन. और मीन कैसे कैलकुलेट करना था, हमें तमाम वैल्यूज को ऐड करना था और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करना था, तो हमें मीन मिल जाता. और मीन वाज रिप्रेजेंटेड एज, अगर डाटा हमारा x है तो हम उसको x मीन से रिप्रेजेंट करते थे. फ्रॉम ईच डाटा सबट्रैक्ट द मीन एंड देन स्क्वायर. हम हर डाटा वैल्यू से मीन माइनस करते थे और फिर उसको स्क्वायर करते थे. फिर हम ऐड ऑल दीज वैल्यूज, तमाम वैल्यूज को आप ऐड कर लें और डिवाइड दिस सम बाय द नंबर ऑफ डाटा इन द सेट. And then the standard deviation is obtained by taking the square root of the variance. Consider the same data 40, 45, 50, 55 and 60. The mean is calculated as we add the numbers and then divide by 5. तो वो आ रहा था 50. अब स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमने कैलकुलेट की वो क्या था कि इस मीन को हर वैल्यू से माइनस किया, स्क्वायर किया, ऐड किया और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो जवाब आया वो था स्टैंडर्ड वेरिएंस. और वेरिएंस का जब स्क्वायर रूट लिया तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन. ऑन द अदर हैंड जो दूसरा डाटा था हमारा विच वाज फ्रॉम 0 to 100, 0, 25, 50, 75 एंड 100, उसका भी मीन 50 ही आता, मगर उसके स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है. दैट मीन्स डाटा में स्प्रेड बहुत ज्यादा आ रहा है. इन द प्रेजेंट केस, इन द फर्स्ट केस हमारी वैल्यूज मीन के नजदीक नजदीक रहती हैं. अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा है, डेविएशन छोटा है नंबर है, तो दैट मीन्स कि मोस्ट वैल्यूज जो हैं वो 50 माइनस 7.9 से लेके 50 प्लस 7.9 तक के रेंज में रहेंगी. इसी तरह अगर ऑन द अदर हैंड आप देखें तो दूसरे केस में स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वैल्यूज में वेरी स्प्रेड बहुत ज्यादा है. तो किसी दिन आप जल्दी भी ऑफिस पहुंच सकते हैं अगर हम पुरानी वाली एग्जांपल लें, और किसी दिन आपको बहुत ज्यादा देर भी लग सकती है. सो ये तो हो गया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन. अगर अभी तक आप देखें तो हमने 3-4 चीजें जो डाटा के बारे में थी, कुछ तो हमने काउंटिंग से किया था. दैट मीन्स के डाटा का एनालिसिस के लिए हमें मीडियन चाहिए था, क्वार्टाइल्स चाहिए थे, उनसे हम एक डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. दूसरा जो हमने अर्थमेटिक मीन निकाला उसका, विच इज अ मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू और द एक्सपेक्टेड वैल्यू. नेक्स्ट अप हमने उस एक्सपेक्टेड वैल्यू को यूज करते हुए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की, जो कि हमें डाटा का स्प्रेड बताता है. लेट्स से मैं एक हिस्टोग्राम बनाता हूं, 2 किस्म के हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूस बना रहा हूं मैं.
अगर इस तरह से मेरा डाटा आता है और इन द सेकंड केस मेरा डाटा इस तरह से आता है जिसमें यहाँ पे वही मीन वैल्यू है 50 और यहाँ पे भी मीन वैल्यू है 50. In this case there is more spread and in this case there is less spread. जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो 50 के अराउंड ही लाई कर रही हैं. तो मैं सिर्फ ग्राफ देखने से ये बता सकता हूँ, अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इन द बी केस और ए केस के ए केस में स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगी और बी केस में स्टैंडर्ड डेविएशन कम होनी चाहिए. जिस तरह से हमें डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है. और यही एग्जांपल आप एक क्लास में एज ऑफ द स्टूडेंट्स पे भी लगा सकते हैं कि एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स क्या है और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएशन क्या है. नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी. आम लैंग्वेज में हम अक्सर अंदाजे लगाते हैं. वो अंदाजा बेशक क्रिकेट मैच के लिए हो कि कौन जीतेगा या और चीज़ें भी हो सकती हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी. तो हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं प्रॉबल. दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आज बारिश होगी, ज़्यादा चांसेस हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, ज़्यादा चांस है कि पाकिस्तान आज मैच जीत जाएगा. इस किस्म के अंदाजे हम लगाते रहते हैं. मगर स्टैटिस्टिकली प्रोबेबिलिटी या अंदाज़ा जो है वो उसके कुछ और मीनिंग्स हैं जो कि मिलते हैं, हमारे नॉर्मल मीनिंग से भी मिलते हैं, मगर उसमें कुछ मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी मौजूद है. और लाइफ में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें एग्जैक्ट आंसर्स नहीं मिलते, हमें प्रोबेबल आंसर्स मिलते हैं. जो एक कॉमन एग्जांपल है इन स्टैटिस्टिक्स वो है एक सिक्के की कॉइन. 2 रुपये वाला 5 रुपये वाला कॉइन है एक. अगर आप उसको उछालते हैं तो जब वो टेबल पे वापस आके गिरता है तो क्या तस्वीर आएगी या नंबर आएगा. तस्वीर को हम हेड कहते हैं और नंबर को हम टेल कहते हैं. तो कोई भी अंदाज़ा आपका हो सकता है. आप कह सकते हैं हेड आएगा तो हो सकता है टेल आ जाए, टेल आएगी तो हेड आ जाएगा. अब ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसको हम साइंटिफिकली अगर करना चाहें, एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना चाहें तो हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी कि कितनी फोर्स लगाई गई थी, विंड स्पीड क्या थी. कि जो कॉइन टॉस करने वाला एक्सपेरिमेंट है, ऑल्दो साइंटिफिकली शायद हम इसे कर सकें, मगर हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि कॉइन को जब हमने उछाला, ऐसे जब हम सिक्का उछालते हैं तो कहाँ पे फोर्स लगी, कितनी फोर्स लगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कॉइन क्या था. मगर ये एक यूजलेस एक्सरसाइज होगी. इतने ज़्यादा डाटा चाहिए होगा हमें और फिर भी शायद रिजल्ट में कुछ एम्बिग्विटी हो. तो और इसी तरह डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे कि एक लूडो का जो डाइस होता है जिसकी 6 फेसेस होते हैं, क्यूब होता है जिसमें डॉट्स लगे होते हैं 1 से लेकर 6 तक, और जब उसे रोल करते हैं तो कोई भी नंबर आता है. आप लूडो में जब खेल रहे होते हैं तो आप उतनी खाने आगे मूव करते हैं. तो अब डाइस को जब हम रोल करते हैं तो कोई भी नंबर आ सकता है. तो अब ये एक्सपेरिमेंट इनहेरेंटली रैंडम है. इनमें हमें आंसर पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकते, मुश्किल है कैलकुलेट करना, इसलिए हम इन्हें रैंडम ही कंसिडर करते हैं और हम कहते हैं हमें नहीं पता, कुछ भी आ सकता है. जब मैं कॉइन को टॉस करूं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. सिमिलरली जब मैं डाइस को रोल करूं तो 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है. तो हम देखते हैं कुछ और चीजें भी कि रैंडमनेस कहाँ कहाँ मौजूद है. टॉसिंग ऑफ कॉइन एक चीज होगी, रोलिंग ऑफ अ डाइस एक होगी, ड्राइंग कार्ड फ्रॉम द डेक. ताश के जो पत्ते हैं उनकी पूरी जो 52 कार्ड्स हैं उनको अगर हम कहते हैं डेक कहते हैं, तो उनमें से जब आप अपने किसी फ्रेंड को कहते हैं कि कार्ड निकालो तो वो कार्ड कोई भी हो सकता है. उन 52 कार्ड में से कोई भी हो सकता है, अनलेस कि आप
ने उनको अरेंज किया हुआ है इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, और फिर आप एक पर्टिकुलर कार्ड निकालते हैं और आपको पहले से पता होगा कि यहाँ पे ये कार्ड मौजूद होना चाहिए था। अगर ये चीज़ नहीं है, रैंडमली आप कर रहे हैं, आपने कार्ड्स को शफल किया हुआ है, तो जो कार्ड भी निकलेगा वो कोई भी वन ऑफ दोज 52 कार्ड्स कोई भी हो सकता है। अब इन्हीं आप मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं कि आप किसी रोड पे एट रैंडम खड़े हो जाएं और देखें जी कि 10 मिनट में कितनी गाड़ियां वहां से गुजरेंगी, उस जगह से कितनी गाड़ियां क्रॉस करती हैं, तो वो एक रैंडम नंबर है, कभी क्या आएगा कभी क्या आएगा, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अनलेस कि आपको पूरे शहर के लोगों का पता हो कि कौन किस वक्त घर से निकल रहा है, शायद आप प्रेडिक्ट कर सकें। तो बहुत से रैंडमनेस है हमारे अराउंड, तो हम सारी चीज़ों को फिजिक्स या मैथ्स में कैलकुलेट नहीं करते, कुछ रैंडमनेस मौजूद रहती है, हम उसको एनालाइज करना चाहते हैं। आप a probability, a process is random if its individual outcome is uncertain, but in large repetition of a regular pattern will exist. For example, ये क्या कह रहे हैं कि प्रोसेस रैंडम है जिसकी एक इंडिविजुअल आउटकम के बारे में हमें कुछ नहीं कह सकते, मगर अगर हम ये एक्सपेरिमेंट बहुत दफ़ा करें तो एक रेगुलर पैटर्न हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें अक्सर स्टैटिस्टिक्स के उस्ताद जो हैं वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक एक्सपेरिमेंट करने को कहते हैं। वो एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल है, आप भी कीजिएगा कि आप एक कॉइन पकड़ें और उसको टॉस करें, और हर दफ़ा जो जवाब आए, हेड आए या टेल आए, यानी कि तस्वीर आए या नंबर आए, आप उसको नोट डाउन कर लें और करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और बहुत ज़्यादा दफ़ा करें। यानी कि है तो ये फ्रूटलेस एक्सरसाइज। लेट्स से हम एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट सोचते हैं, लेट्स से आप इसे 1000 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। जब 1000 टाइम आपने कर लिया तो फिर आप काउंट करें कि हेड्स कितने हैं और टेल्स कितनी हैं। तो मे बी 1000 टाइम्स करने के बाद आप देखेंगे कि 450 जो है वो हेड है, 550 टेल्स है। अब इस एक्सपेरिमेंट को आप 2000 दफ़ा करें तो हो सकता है 990 टाइम्स हेड आ जाए और 1010 टाइम्स टेल आ जाए। मगर मैं काफ़ी वसूख से कह सकता हूँ कि अगर आप यही एक्सपेरिमेंट 1,00,000 दफ़ा करें तो फिर 50,000 के बड़े नज़दीक आप हेड आएंगे और 50,000 के नज़दीक टेल्स आएंगे। अब हो क्या रहा है कि सिर्फ अगर 10 दफ़ा किया जाता तो हो सकता है 9 दफ़ा हेड आ जाता, 1 दफ़ा टेल आती, मगर 20 दफ़ा में भी इसी किस्म का ट्रेंड होता। मगर जब नंबर ऑफ टाइम्स आप टॉस कर रहे हैं वो बढ़ता जाता है तो एक रेगुलर पैटर्न इमर्ज होना शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली कॉइन है, उसकी कोई प्रेफरेंस नहीं है कि उसने हमेशा हेड ही ऊपर लाना है या टेल ही लाना है, तो कभी हेड आएगा कभी टेल आएगी। तो हम ये कहते हैं, अ प्रोसेस इज रैंडम इफ इट्स इंडिविजुअल आउटकम इज अनसर्टेन बट इन लार्ज रेपिटेशन ऑफ अ रेगुलर पैटर्न विल एग्जिस्ट। कि बहुत लार्ज दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट करें तो ये एक रेगुलर पैटर्न एग्जिस्ट करेगा। अब एक एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है या कोई भी एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन इन अ लैब। अब जैसे हम पहले एग्जांपल ले रहे थे पैराशूट वाली, वो भी एक एक्सपेरिमेंट था कि आपने एक पैराशूट को एक हाइट से छोड़ा और टाइम नोट किया। आप वो काम 10 दफ़ा करें, 20 दफ़ा करें, वो एक एक्सपेरिमेंट है। ये लैब में भी हो सकता है, फैक्ट्री में कोई और चीज़ भी आप काउंटिंग कर रहे हैं या कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो फैक्ट्री में। रोड पे जैसे मैंने एग्जांपल दी, स्ट्रीट पे कि आप खड़े हो गए हैं और आप चेक करते हैं कि 10 मिनट में कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, और पहले 10 मिनट में कितनी गुजरी, फिर दूसरे 10 मिनट में कितनी गुजरी, तीसरे 10 मिनट में कितनी गुजरी, तो वो एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट नेचर में भी होते हैं और वेयर एवर हम भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को, लफ्ज एक्सपेरिमेंट को हमने जनरल सेंस में यूज किया है। अगर एक्सपेरिमेंट रैंडम है,
अगर एक्सपेरिमेंट रैंडम है तो it must yield at least 2 possible outcomes. If an experiment is to be random, it must yield at least 2 possible outcomes. अगर एक फुटबॉल है, या इससे आसान काम करते हैं, अगर एक ही आउटकम हो, यानी कि आप कहें कि जी मैंने एक फुटबॉल को रोल करना है और वो उछलेगा या नहीं, तो वो हमेशा रोल ही करेगा, तो उसके आउटकम एक है, उसमें रैंडमनेस नहीं है। इसी तरह आप और भी कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम एक ही है तो उसमें रैंडमनेस तो हो नहीं सकती ना, आंसर तो हमेशा वही आएगा, तो इसलिए वो एक एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। अगर रैंडम होगा तो उसके एटलीस्ट मिनिमम 2 पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए। जैसे कि कॉइन था, उसकी 2 आउटकम्स थी, हेड या टेल। डाइस था, उसको एक दफा जब आप रोल करते हैं तो उसमें से कोई भी 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। सिमिलरली आप नेक्स्ट आप चले जाएं कि कार्ड्स हैं, कार्ड्स में से एक कार्ड निकालते हैं तो 52 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड निकल सकता है। अ ट्रायल इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे कि पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि आप कॉइन को टॉस करें। अब एक्सपेरिमेंट क्या है? कॉइन को टॉस करना। जब एक दफा आप टॉस करते हैं तो हम उसको कहते हैं ट्रायल 1, दूसरी दफा करते हैं ट्रायल 2, तो हम ये ट्रायल्स कर रहे हैं। तो अ ट्रायल इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जब हम एक दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम उसको ट्रायल कहते हैं। अब जब भी आप ट्रायल करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जगह और एक ट्रायल करते हैं तो उसकी कोई ना कोई आउटकम आएगी। रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड आउटकम। अब अगर देखा जाए कॉइन के केस में आउटकम वाज आइदर हेड और टेल, और हेड और टेल को हम सैंपल पॉइंट भी कहते हैं। A sample space S of an experiment is a set of all possible outcomes. अगर कॉइन वाला ही एग्जांपल लें तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, हेड या टेल। तो उस केस में हमारे पास जो टोटल सैंपल स्पेस है वो हेड और टेल है। और एक सैंपल स्पेस में से अगर एक सबसेट ले लिया जाए, सेट्स आपने पढ़े हुए, सैंपल स्पेस में से कोई एक वैल्यू ले लें तो वो इवेंट कहेगी, या 2 वैल्यूज का ग्रुप ले लें तो उनको इवेंट्स कह सकते हैं या आउटकम्स। इनको हम दोबारा देखते हैं। लेट्स से रोलिंग अ डाइस कैन रिजल्ट इन गेटिंग एनी नंबर ऑफ डॉट्स आउट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुछ भी आ सकता है। जब आप एक डाइस को रोल करते हैं तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। अब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि डाइस को रोल किया गया। एज द डाइस वाज रोल्ड वंस, सो दिस एक्सपेरिमेंट हैज 1 ट्रायल। एक डाइस को मैंने एक दफा रोल किया, ट्रायल 1 हो गया, फिर दूसरी दफा किया ट्रायल 2 हो गया, तीसरी दफा किया ट्रायल 3 हो गया, 4 सो ऑन सो फोर्थ। अब इसमें से अगर लेट्स से मैंने एक दफा रोल किया तो नंबर आ गया मेरे पास 5, इसको मैं कहूंगा ये आउटकम है और सैंपल पॉइंट है। अगर तमाम पॉसिबल आउटपुट्स को, तमाम पॉसिबल, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रैंडम, उसका एक ट्रायल किया और कौन सी पॉसिबल आउटपुट्स हैं, डाइस वाले केस में 1 से लेकर 6 तक तमाम पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनको कंबाइन करें तो हम इन्हें कहेंगे इट्स अ सैंपल स्पेस, कि इससे बाहर कोई आंसर नहीं आएगा, इनमें से ही कोई आएगा। 1 से लेके 6 तक जो मेरे पास आंसर हैं, ये सैंपल स्पेस है और इसमें से ही कोई आएगा। जब भी डाइस को हम रोल करेंगे तो उसमें से कोई एक नंबर आ जाएगा। इसमें से लेट से आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ, मैं कोई गेम खेल रहे हैं आप कहते हैं अगर मेरे पास
4 से नीचे नंबर आया तो मैं जीत जाऊंगा, और 4 से ऊपर आया तो आप जीत जाएंगे। तो आपके जीतने के लिए जो नंबर्स हैं वो 1, 2, 3 हो सकते हैं, 4 से नीचे नीचे, और आपके हारने के लिए 4, 5 और 6 हो सकते हैं। तो दिस इज विन, दिस इज लॉस। अब विन जो है 1, 3, 5 इज अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द सैंपल्स स्पेस, उसका एक हिस्सा है, उससे छोटा है, तो इसको हम कहते हैं इट्स अ इवेंट और आउटकम्स। सबसेट ऑफ एस आर कॉल्ड इवेंट्स एंड आउटकम्स। अब हम थोड़ी देर के लिए जाते हैं सेट थ्योरी की तरफ, वापस आएंगे हम प्रोबेबिलिटी में इसको कैसे यूज किया जाएगा। यूनियन सेट्स आपको याद होगा क्या होते थे, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट, अगर वो डेफिनेशन मैट्रिक वाली हम रिकॉल करें तो। इन द पास्ट केस मैं कहूँ कि आउटकम्स ऑफ रोलिंग अ डाइस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रोलिंग अ डाइस इज अ सेट, तो उस सेट में क्या क्या नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिमिलरली सेट बी भी हो सकता है, सेट ए भी हो सकता है। फिर हमने डिफाइन किया था यूनियन, ए यूनियन बी कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए और बी और बोथ। इनको भी हम देखते हैं कैसे यूनियन कैसे करते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, द इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इन बोथ ए एंड बी। If A and B have nothing in common, then A intersection B is null set, where phi is called empty set. Next आप जाएं अगर आप, तो यहाँ पे देखते हैं हम, if A intersection B is phi, which is a null set, then the event A and B are called mutually exclusive or disjoint, कि इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ये आप अभी एग्जांपल्स करेंगे, सारी चीजें हम उसमें भी देखेंगे। A complement of set A denoted by AC or A prime consists of all points of S not in A. Thus A intersection A complement is equal to phi and A union A complement is equal to S. ये द डेफिनेशंस हम एक दफा देख लें इनको एज एन एग्जांपल, तो फिर हम इन पे वापस भी आ सकते हैं। लेट्स से आई हैव अ सेट ए विच वाज, हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल ये है 1, 2 और 3, एंड वी आल्सो हैव अ सेट बी which is 2, 4 and 6। अब ये दो सेट हैं और सेट को हम याद होगा आपको पेरेंथेसिस में लिखते थे। तो अब A यूनियन B की डेफिनेशन क्या थी कि दोनों के तमाम एलिमेंट्स ऐड करने। तो A यूनियन B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 2, 4, 6। इसमें ए के भी आ गए और बी के भी, मगर आप एक चीज नोट करें कि मैंने 2 को 2 दफा लिख दिया जो कि जरूरत नहीं है, सो इसको नहीं लिखेंगे। तो ए यूनियन बी इज बेसिकली 1, 2, 3, 4 एंड 6। और अब ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं और बी के भी मौजूद हैं। इसी एग्जांपल में ए और बी की अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी देखूं, इंटरसेक्शन क्या था, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 1 ए में है बी में नहीं है, 2 ए में है बी में भी है तो हम 2 लिख लेंगे, 3 ए में है बी में नहीं है, 4 सिर्फ बी में है ए में नहीं है, 6 सिर्फ
बी में ए में नहीं है, तो सिर्फ इंटरसेक्शन में एक ही कॉमन एलिमेंट आ रहा है विच इज 2। अब अगर एक मैं सैंपल स्पेस डिफाइन करूं एस विच इज दैट रोलिंग ऑफ डाइस 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसको हम यूनिवर्सल सेट भी किसी जमाने में कहते थे। इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 एंड 3 जो है वो ए में मौजूद हैं, 4 5 6 भी हैं। तो अगर ये डाइस रोल हुआ था एंड ए वाज डिफाइंड एज, जैसे मैंने ऊपर किया डिफाइन 1 2 एंड 3, देन हम ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो एलिमेंट्स एस के जो कि ए में मौजूद नहीं है, और वो क्या है 4 5 और 6, और इसको हम ए प्राइम भी लिखते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट विल बी वो एलिमेंट्स ऑफ एस जो कि बी में मौजूद नहीं है। 1 मौजूद नहीं है, 3 मौजूद नहीं है बी में, और 5 मौजूद नहीं है। अब एक और चीज जो आपने देखी थी वो थी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए के भी तमाम एलिमेंट्स और ए कॉम्प्लीमेंट के भी, तो वो हैं 1 2 2 3 4 5 एंड 6। अगर इसको आप देखें तो ये एग्जैक्टली वही एस सैंपल स्पेस बन जाती है जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है मुझे एस दे रहा है। अभी मैं इसी शीट पे हम करते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। वो क्या था बेटा, वो था कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, अगर आप ए को देखें तो 1 2 और 3 था, ए कॉम्प्लीमेंट 4 5 और 6 था। इनका अगर इंटरसेक्शन देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम एज एम्प्टी सेट लिखते हैं और इसको हम एज 5 भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह अगर आप ए बी और बी कॉम्प्लीमेंट लिखें, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो एस बन जाता है, और बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है नल सेट बन जाता है। ये काइंडली यूनियन वाले कुछ और एग्जांपल्स भी आप करके देखिएगा। नेक्स्ट अप वेन डायग्राम। ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, प्रीवियस सर्टिफिकेट कोर्सेज में, मैट्रिक एफएससी में, बीएससी में पढ़ा होगा। हम एक सैंपल स्पेस को, कंप्लीट सैंपल स्पेस को एक एज अ यूनिवर्सल सेट ट्रीट करते हैं और हम कहते हैं कि तमाम डाटा एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, और इसमें कोई एक सबसेट ऑफ दिस, इसको हम एस कह देते हैं, और सबसेट ऑफ इट को हम कह देते हैं लेट्स से ए और वी। अब मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। अगर हम प्रेजेंट वाले एग्जांपल देखें तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो सैंपल स्पेस है वो इस तरह से था, जिसमें ऐसे कुछ 6 हिस्से थे, 2 3 4 5 6, जिसमें 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। अब जो ए वाला हिस्सा था, मैं उसको कलर चेंज कर लेता हूं, वो था 1 2
और 3। और अगर बी वाले को मैं रेड से ही किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर लें, लेट से ग्रीन से कर लेते हैं हम, तो बी में हमारे पास मौजूद था 2, 4 और 6। तो आप इसमें देखें ए इंटरसेक्शन बी जो है उसमें सिर्फ 2 जो है वो शामिल है, क्योंकि दोनों ओवरलैपिंग है। तो ये एक वेन डायग्राम का तरीका हो गया। इसमें बहुत सी रिप्रेजेंटेशन होती है कि अगर हमारे पास सेट्स इस तरह से हैं कि ये ए है, ये बी है, ए और बी, तो इनका इंटरसेक्शन पार्ट जो होगा वो सिर्फ ये होगा, क्योंकि यहाँ पे वो एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन है। ऑन द अदर हैंड अगर यूनियन देखेंगे हम सेम डायग्राम में कि वी हैव ए, वी हैव बी, तो यूनियन में ये सारा रीजन ए बी और बी भी शामिल होगा। तो यही जो हमने काम सेट्स में किया वो हम वेन डायग्राम में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अप, probability. What is probability? If there are n equally likely possibilities of which one must occur and S, which is a success, then the probability of success is given by S by n. That is a classical approach. हमने probability से ही आज बात शुरू की थी, जिसमें हमने कहा था कि जी आज बारिश होगी, चांसेस हैं आज बारिश होगी, 50% चांसेस आज बारिश होगी, 80% चांसेस आज बारिश होगी। In some cases we even go as far as saying आज 100% चांस है कि बारिश होगी। तो हम इसे आम फैम लैंग्वेज में अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, और अगर वेरी क्रूड लैंग्वेज यूज़ की जाए जो कि नहीं करनी चाहिए, हम तुक्का मार रहे होते हैं कि आज बारिश होगी, मगर उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ इंफॉर्मेशन के बादल हैं, ओवरकास्ट है, हवा चल रही है, शायद बारिश हो जाए। ऑन द अदर हैंड अगर कॉइन वाली एग्जांपल को हम रिपीट करें, तो जब आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। आपका दोस्त है, आपसे पूछता है कि यार मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो क्या चांसेस हैं हेड आने के, तो आप फौरन कहते हैं हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, 50-50 है दोनों तरफ। तो वो आप क्या कर रहे हैं, वो आप एक अंदाज़ा लगा रहे हैं जो कि एक साइंटिफिक मेथड भी है। जैसे कि हमने एग्जांपल दी थी कि आप एक कॉइन को 1 लाख दफ़ा टॉस करें तो हाई चांसेस हैं कि 50,000 दफ़ा हेड आए और 50,000 दफ़ा टेल आए, गिव और टेक 5 और 10 और 50 वैल्यूज़। तो 1 लाख वैल्यूज़ में से 5-10 वैल्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है 50 टाइम्स हेड आएगा, 50 टाइम्स टेल आएगा। 50% ऑफ द टाइम वी विल हैव हेड एंड 50% ऑफ द टाइम वी विल हैव द टेल। तो ये तो एक क्लासिकल अप्रोच है। इफ n repetitions of an experiment, n is very large, an event is observed to occur in h of these, कि h times आपकी मर्जी का जवाब आया, then probability of the event is h by n. This is also called empirical probability or frequency approach. इसको मैं फर्दर आसान करने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स से एक आपका एक्सपेरिमेंट है, आपने n टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया, दैट मीन्स ट्रायल्स जो हैं वो कितने हैं, इज इक्वल टू n, दे आर n ट्रायल्स, और उसमें से हेड जो है वो h टाइम्स आया और टेल t टाइम्स आई। अब वो कह रहे हैं कि वेरी लार्ज, n को हम बहुत लार्ज कर लें, बहुत ज्यादा दफा करें, जैसे कि 1000 दफा, लाख दफा मैंने कहा था कर लें, then the probability of getting head will be equal to h over n,
and probability of getting a tail will be equal to tail over n. और अगर जैसे मैंने कहा था कि लेट से आपके पास 50,000 दफ़ा हेड आता है और 1,00,000 दफ़ा आपके पास टोटल दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट किया, 1,00,000 दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 50,000 दफ़ा हेड आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.5 बनती है, विच हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/2। ऑन द अदर हैंड टेल वाला एक्सपेरिमेंट करें तो वो भी 50,000 दफ़ा अगर आया टेल, टोटल हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था वो 1,00,000 दफ़ा किया था, तो जवाब हमारा अगेन 0.5 आता है, विच इज अगेन 1/2। तो हाफ ऑफ द टाइम विल गेट हेड, हाफ ऑफ द टाइम विल गेट द टेल। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स को थोड़ा पढ़ाते हैं, आगे जाते हैं। एक डाइस है, डाइस आप सबको फेमिलियर हैं, इस तरह की एक चीज होती है, डॉट्स होते हैं 1 2 3, तो इसकी जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं 1 2 3 4 5 और 6। अगर ये हम एक्सपेरिमेंट भी करें, लेट्स से 60,000 टाइम्स करें, तो इट्स हाई लाइकली दैट वन probability of getting 1 would be equal to 10,000 divided by 60,000। ये 10,000 मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ कि हम अगर इसे 60,000 दफ़ा करेंगे तो 10,000 दफ़ा तो एटलीस्ट है 1 आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो बनती है 1/6 बनती है। तो कई दफ़ा हमें ये एक्सपेरिमेंट करने नहीं पड़ते, हम एक सोच से ही एक्सपेरिमेंट, अंदाजे से ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अंदाजा ये है कि इन दिस केस 2 आने की क्या चांसेस है, 1/6 है, 3 आने के 1/6, 4 आने के 1/6, 5 आने के 1/6, 6 आने के 1/6 चांसेस है। तो इन 6 वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू 7वीं वैल्यू को एग्जिस्ट नहीं करती, तो इनमें से ही कोई आएगी और किसी एक के भी आने के चांसेस 1/6। अब हम एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को जब बढ़ाते हैं, लेट्स से हम एक कॉइन को 2 दफ़ा टॉस करके रिकॉर्ड करते हैं, या आप यूं समझें कि हम 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं वैल्यूज क्या आई हैं, पहली पे क्या आई या दूसरे पे क्या आई। तो कॉइन 1 और कॉइन 2, 2 कॉइन्स है मेरे पास, उन दोनों को मैं टॉस करता हूँ। हो सकता है पहली दफ़ा हेड आ जाए, ट्रायल नंबर 1 में पहली पे हेड आए, दूसरी पे टेल आ जाए, फिर पहले पे फिर हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए। अगर जब पहले पे टेल आए तो दूसरे पे भी टेल आ जाए, पहले पे टेल आए तो दूसरे पे भी हेड आ जाए। तो अब हमारे पास जो टोटल आउटकम्स बनती हैं 2 3 4 ट्रायल्स होते हैं, और इसको हम ये यूं लिख सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है मेरे पास। अब ऑर्डर में कर लेता हूँ, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स है। अब कॉइन एक ही था, अब 2 दफ़ा टॉस करने से हमारे पास टोटल आउटकम्स, पहले सिर्फ 2 थी, या हेड आता था या टेल आता था, अब जब 2 कॉइन्स कर लिए तो हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगी। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं जीत जाऊंगा अगर दोनों पे साइमल्टेनियसली हेड आ जाए, तो मेरे विनिंग के चांसेस क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ कॉइन्स वुड बी, टोटल वैल्यूज 4 है तो कोई एक आएगी, तो मेरे चांसेस 1/4 है। मगर अगर कोई ये कहे कि मेरे पास पहली कॉइन पे हेड आना चाहिए, दूसरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस केस में अगर देखें तो पहली पे हेड आया, दूसरी पे हेड आया, तो ऐसी मेरे पास 2 वैल्यूज हैं जिन पे पहले में हेड आता है और दूसरे पे कुछ भी आता रहे, तो उस केस में हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कॉइन विद हेड
विल बी 2/4, क्योंकि दो ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें पहले केस में हेड आ रहे हैं और टोटल 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 2/4 बनती है, विच इज 1/2। आप ये एग्जांपल्स फर्दर भी कर सकते हैं, कुछ और चीजें भी देख सकते हैं हम, जैसे कि आप एक डाइस और एक कॉइन को साइमल्टेनियसली काम करते हैं, तो हमारे पास क्या पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं। कॉइन पे हेड आ सकता है और डाइस पे 1 भी आ सकता है, कॉइन पे हेड आ सकता है, डाइस पे 2 भी आ सकता है, कॉइन पे हेड आ सकता है, डाइस पे 3 भी आ सकता है, कॉइन पे हेड आ सकता है, डाइस पे 4 भी आ सकता है, कॉइन पे हेड 5 एंड हेड 6। सिमिलरली कॉइन पे अगर टेल आता है तब भी 1 आ सकता है, टेल 2, 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। तो ये मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं। तो क्या होगी, 6 और 6 12 आउटकम्स होती हैं। तो अगर कोई मुझे ये कहे कि विनिंग के चांसेस जो हैं वो सिर्फ हैं, मैं जीत जाऊंगा अगर कॉइन पे हेड आए और डाइस पे 6 आए साइमल्टेनियसली, तो आप अगर काउंट करें ऐसी सिर्फ एक वैल्यू है एग्जिस्ट करती है, और टोटल वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/12 है। तो 12 ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं जब हेड और कॉइन और डाइस को आप साइमल्टेनियसली प्ले करते हैं, तो 12 पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं। सिमिलरली अगर आप मैं कहूं कि हेड आए और इवन नंबर आए तब मैं विनर हूं, तो वो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस इवन नंबर, वो क्या है, चले पहले वो हम उसको सैंपल बना लेते हैं, ये प्रोबेबिलिटी को काटते हैं, वो क्या बनती हैं वैल्यूज, हेड एंड 2 बनता है, हेड एंड 4 बनता है और हेड एंड 6 बनता है। तो ये एक इवेंट हो गया ए जिससे मैं जीत सकता हूं। अब 3 वैल्यूज हैं, टोटल 12 थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच वाज द इवेंट क्या था कि हेड प्लस इवन नंबर विल बी 3/12 which is 1/4। तो ये इवेंट एग्जिस्ट करने के आने के जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 है। प्रोबेबिलिटी को प्लीज गलत इंटरप्रेट ना कीजिएगा, लाजमी नहीं है कि 4 टर्म्स में से एक दफा ये आ जाए, मगर हाँ ये लाजमी है कि 4000 टर्म में से शायद ये 1000 दफा आ जाए, या 4 लाख टर्म में थे लाजमी 1 लाख दफा ये आ ही जाएगा, मगर ऐसा नहीं है कि 4 ही दफा आप ट्रायल करें और यही आंसर आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी अप्रोच करती है, यानी कि वैल्यूज अप्रोच करती हैं टू प्रोबेबिलिटी जब एक्सपेरिमेंट बहुत लार्ज टाइम्स किया जाता है। आप फर्दर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। 2 डाइस अगर हम लें और कहें कि द आंसर इज डाइस ए प्लस बी, नंबर क्या आएगा, तो अगर आप सोचें तो ये तो बहुत लंबा नंबर होगा। तो पहले डाइस में 1 में भी मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है, और डाइस 2 में भी मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। आप अगर एडिशन से देखें तो मिनिमम नंबर मेरे पास जो आएगा 2 आ सकता है, 1 + 1 2, 1 + 2
3 आ सकता है, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6 एंड 1 + 6 7। अब हम ऊपर वाले का 2 लेते हैं 1 का और फिर ऐड करते हैं। 2 + 1 3 आ सकता है, 2 + 2 4 आ सकता है, 2 + 3 5, 2 + 4 6 एंड 2 + 5 7 एंड 2 + 6 8। तो मैक्सिमम जो मेरे पास नंबर आएगा 12 आएगा, और इस तरह बहुत से नंबर्स आएंगे जिनमें रिपीटिशन भी होगी। सिर्फ मैं बाकी नंबर नहीं लिख रहा यहाँ पे। तो मैक्सिमम 12 कैसे आएगा, आखिरी 6 और ये आखिरी 6 ऐड हो जाएगा। तो इसको देखें अगर, तो ये प्लस है, यूनियन नहीं है प्लीज, के 2 एक दफ़ा आया, 3 यहाँ पे मेरे पास 2 दफ़ा आ चुका है अभी तक, 4 अभी एक आया है, 2 आ चुके हैं, और एक और जब 3 + 1 करूँगा तब भी 4 आएगा। तो 4 की बहुत सी वैल्यूज़ आ रही हैं मेरे पास, इस तरह 5 की भी आएंगी एंड सो ऑन। तो 12 एक ही दफ़ा 12 आएगा, बाकी आते रहेंगे, क्योंकि 11 जो है वो 5 + 6 और 6 + 5 2 दफ़ा आता है। तो इस तरह 11 भी आ जाएगा 2 दफ़ा एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब अगर मुझे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a + b = 3 क्या है, तो मैं देखूंगा टोटल 3 कितनी दफ़ा आता है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं। आप जरा अंदाज़ा लगाएं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे। वो कैसे करेंगे आप, 1 6 दफ़ा, फिर 2 6 दफ़ा, फिर 3 6 दफ़ा, फिर 4 6 दफ़ा इनके साथ ऐड होगा, 5 फिर 6 दफ़ा ऐड होगा, 6, तो टोटल 36 बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ये जो आउटकम्स हैं ये 36 बनती हैं, और 3 क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज 1/18। तो इस तरह आप बहुत से एक्सपेरिमेंट्स और भी डिफाइन कर सकते हैं, आपकी बुक में भी हैं एग्जांपल्स, प्लीज वो करके देख लीजिएगा। तो ये रेफरेंसेस हैं आपके आज के लेक्चर के। तो काइंडली जो आज एग्जांपल्स हमने कंसिडर किए हैं इनको खुद भी करके देखिएगा आप काउंटिंग कर सकते हैं, और बुक में भी कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी काइंडली कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।